दोस्तों आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में फिजिक्स के हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों मैं आपको 1 से 50 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि आपके आर्मी एनए के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते ये मान के चलिए कि आप एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो से ये मान के चलिए कि आपके 12 से लेकर 16 नंबर आपके इस वीडियो से कंफर्म होने वाले। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और ये सारे क्वेश्चन याद करके ही अपने आर्मी एनए के एग्जाम देने जाना। और इसके बाद जो हमारा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन आता है इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है। और यह क्वेश्चन हमारा आया था एआरओ आगरा के 2017 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? वह होती है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड प्रकाश की गति होती है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आया था और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष किस वस्तु को नापने की इकाई होती है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दूरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दूरी। यानी प्रकाश वर्ष किस वस्तु को नापने की इकाई है, किस वस्तु को नापने की इकाई हो जाएगी, या दूरी को नापने की इकाई हो जाएगी। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह को कक्षा में रखने के लिए क्या आवश्यक होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इसे कक्षा में रखने के लिए ऐच्छिक अपकेंद्री बल और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बराबर होना चाहिए। यानी क्या बराबर होना चाहिए? इसके लिए बराबर होना चाहिए ऐच्छिक अपकेंद्री बल। पहला ये हो जाएगा हमारा जिसका ऐच्छिक अभिकेंद्र बल होता है। क्या होता है? ऐच्छिक अभिकेंद्र बल। और इसके बाद क्या हो जाए? ऐच्छिक अभिकेंद्र बल हो गया। और इसके बाद होता है जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है और जो हमारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। यानी पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह को कक्षा में रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक होता है? इसे कक्षा में रखने के लिए ऐच्छिक अभिकेंद्री बल और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और इसके बाद अगला क्वेश्चन में लिख लेना। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े को किस क्रिया द्वारा सुखाया जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ नागपुर के 2012 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अभिकेंद्र बल। इसका सही आंसर लिख लेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा अभिकेंद्र बल हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े को किस क्रिया द्वारा सुखाया जाता है? तो अभिकेंद्र बल द्वारा सुखाया जाता है। दोस्तों ये सारे जो आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आर्मी एनए एग्जाम में। यहाँ से बिल्कुल आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ अमेठी के 2017 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी जो तेल का हमारा क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। यानी जो हमारे पानी तेल का पृष्ठ तनाव होता है, यह पानी से क्या होता है? बहुत कम होता है। इस वजह से क्या होता है? यह फैल जाती है। यानी तेल की बूंद पानी में फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है पानी से बहुत कम होता है। यानी जो तेल का पृष्ठाव होता है पानी से बहुत कम होता है। इस वजह से जो तेल की बूंद होती है पानी में फैल जाती है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि दूध के मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ ग्वालियर के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अभिकेंद्र बल हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर हमारा अभिकेंद्र बल हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी दूध के मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है अभिकेंद्र बल, इसका कारण होता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ बंगलोर के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ई बराबर एम सी स्क्वायर। इसका रूल क्या हो जाएगा? यानी आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ई बराबर एम सी की पावर होल स्क्वायर से प्रदर्शित किया जाता है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि
अंडा मृद जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है क्यों? और यह क्वेश्चन हमारा यारो दिल्ली कैंट के 2017 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि नमक के घोल का जो घनत्व होता है अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। इसका सही आंसर क्या लिख लेंगे? क्योंकि जो नमक के घोल का घनत्व होता है अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। इसका आंसर लिख लीजिएगा। इसका आंसर क्या लिखेंगे? एक बार फिर से लिख लीजिए। क्योंकि जो नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ज़्यादा ऊँचाई पर साँस लेने में कठिनाई क्यों होती है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ रांची के 2012 के एनएक एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वायु के कम दबाव के कारण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना वायु के कम दबाव के कारण। इसका सही आंसर क्या लिख लेंगे? वायु के कम दबाव के कारण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वायु के कम दबाव के कारण। यानी ज़्यादा ऊँचाई पर श्वास लेने से कठिनाई क्यों होती है? वायु के कम दबाव के कारण कठिनाई होती है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ मेरठ के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऊर्जा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? तो किलोवाट घंटा किसकी यूनिट हो जाएगी? यह ऊर्जा की यूनिट हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 11 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? यानी न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? पहले नियम को क्या बोला जाता है? वह बोला जाता है जड़त्व का नियम। वह क्या बोला जाता है? वह बोला जाता है जड़त्व का नियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम बोला जाता है। यानी न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जो न्यूटन का पहला नियम आता है उसे क्या बोला जाता है? उसे जड़त्व का नियम बोला जाता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये सारे क्वेश्चन को याद करके अपना एग्जाम देने जाना। वहाँ पे यहाँ से आपको बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 12 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जबलपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना कि रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक में आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त किया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या लिख लेंगे? यानी रेलगाड़ी की भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त किया जा सकता है। यह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ नागपुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा पृष्ठ तनाव। हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 14 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ बरेली के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो पृष्ठ तनाव होता है वह क्या हो जाता है? वह घट जाता है। उस पे क्या प्रभाव पड़ता है? वह क्या हो जाता है? घट जाता है। जो इसका पृष्ठ तनाव होता है वह घट जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या काम होता है? यानी पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या काम होता है? तो क्या काम होता है? इसका काम होता है गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। इसका यानी पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या होता है? इसका काम होता है गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। इसका काम होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। यानी जो वायुमंडलीय हवा है ये पृथ्वी पर किस कारण से रुकी हुई है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ आगरा के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्व। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्व द्वारा। इसका सही आंसर क्या लिख लेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्व द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्व द्वारा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर किस कारण से रुकी हुई है? यह गुरुत्व के कारण द्वारा रुकी गई है यहाँ पे। और जो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 आता है और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन-सा नियम लागू होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ भोपाल के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गति का पहला नियम। कौन-सा रूल लगता है? उसमें लगता है गति का पहला नियम। कौन-सा नियम लगता है? उसपे लगता है गति का पहला नियम लगता है। यानी किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ से पीटा जाए तो उसमें कौन-सा नियम लागू होता है? तो उसमें गति का पहला नियम लागू होता है।
और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ अमेठी के 2014 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, शून्य हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होता है? तो वस्तु का भार क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा शून्य हमारा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? और यह क्वेश्चन एआरओ दानापुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर हमारा शून्य हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल कार्य होगा? उस पर शून्य उत्प्लावन बल कार्य करता है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है, उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्री बल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्री बल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपकेंद्री बल हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है, उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्री बल के कारण वह अलग हो जाती है। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 21 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती हैं? यानी जो पदार्थ की तरंगें होती हैं, वो किस प्रकार की होती हैं? तो किस प्रकार की होती हैं? ये होती हैं डी ब्रोगली तरंगें। ये कैसी होती हैं? ये तरंगें लिख लेना, डी ब्रोगली। इसका सही आंसर लिख लेना, सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ब्रोगली तरंगें। कैसी तरंगें होती हैं? वह तरंगें होती हैं डी ब्रोगली तरंगें होती हैं। यानी पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती हैं? वह होती हैं डी ब्रोगली तरंगें होती हैं। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 22 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ भोपाल के 2014 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चर त्वरण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चर त्वरण हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है, क्या होता है? जो उसका त्वरण होता है वो चर होता है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चर त्वरण होता है। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ सिलचर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि वर्षा की बूंद का आकार जो गोलाकार किस कारण से होता है? यह पृष्ठ तनाव के कारण उसका आकार क्या हो जाता है? गोलाकार हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 24 आता है। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ आगरा के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुम्बकीय तरंगे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे होती हैं? यह विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 25 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है, तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ नागपुर के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ। कौन सी तरंगे उड़ती हैं? उस पे उड़ती हैं अनुप्रस्थ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ। यानी जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है, तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें कैसी होती हैं? वो अनुप्रस्थ लहरें होती हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 26 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ दिल्ली कैंट के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा घर्षण की कमी। इसका सही आंसर लिख लेना, आंसर क्या हो जाएगा? घर्षण की कमी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? तो घर्षण की कमी के कारण हम फिसल जाते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 27 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसमें नहीं होता है? यानी यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसमें नहीं होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जबलपुर के 2013 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो इसका सही आंसर किया गया था, इसका सही आंसर माना गया था बांध। वहां पे एक ऑप्शन में आपका बांध वाला ऑप्शन दिया गया था, वही हमारा बिल्कुल सही था। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, वहां पे आप 4 ऑप्शन में एक बांध वाला ऑप्शन दिखेगा, वही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 28 आता है और इसमें पूछा गया था कि जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या होता है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो आसाम के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जल की गतिज ऊर्जा। इसका सही आंसर लिख लेना, क्या हो जाएगा? जल की गतिज ऊर्जा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल की गतिज ऊर्जा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 29 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक बार किसके बराबर होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एरो सिलचर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी एक बार किसके बराबर होता है? वह होता है 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। यानी 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। यानी एक बार किसके बराबर होता है? एक बार 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 30 आता है और इसमें पूछा जा रहा है कि सापेक्ष गुरुत्व किसका अनुपात है? जो सापेक्ष गुरुत्व होता है यह किसका अनुपात होता है? किसका अनुपात हो जाएगा? यह हो जाएगा पदार्थ का घनत्व। इसका सही आंसर लिख लेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पदार्थ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पदार्थ का घनत्व। पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी सापेक्ष गुरुत्व किसका अनुपात होता है? यह होता है पदार्थ का घनत्व का और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व का अनुपात होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह कई बार आपके आर्मी एनएक एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 31 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक दाब मापी को एक बेल जार में रखा गया है, उस बेल जार से वायु का धीरे धीरे निकलने पर क्या होता है? और यह क्वेश्चन हमारा यार अमेठी के 2014 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जो पारे का स्तर क्या होता है वो कम हो जाता है। इसका सही आंसर लिख लेना, जो पारे का स्तर होता है, पारे का जो हमारा क्या होता है स्तर होता है, वह क्या हो जाता है? वह घट जाता है। पारे का स्तर क्या होता है? वह होता है घट जाता है। यानी एक दाब मापी को एक बेल जार में रखा गया है, उस बेल जार से वायु का धीरे धीरे निकलने पर क्या होता है? तो क्या होता है? जो पारे का स्तर होता है वह घट जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 32 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किस कारण स्थिर हो जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो लखनऊ के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा श्यानता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा श्यानता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्यानता हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किस कारण से स्थिर हो जाता है? किस कारण से स्थिर हो जाता है? वह श्यानता के कारण क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 33 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि विमा mLT की पावर -2 किसके समरूप है? तो किसके समरूप होती है? यानी वो विमा क्या दी जाएगी? m दी गई, m l और t की पावर -2 दिया गया है। यह किसके समरूप हो जाएगा? किसके समरूप हो जाएगा? यह बल के समरूप हो जाएगा। यह किसके समरूप हो जाएगा? यह बल के समरूप हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 34 आता है और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सरल रेखा PQ के साथ स्थिर गति से घूमने वाले कण के लिए वेगालेख कैसा होता है? तो वेगालेख कैसा हो जाएगा? वह हो जाएगा PQ के समांतर सरल रेखा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? PQ के समांतर। PQ के समांतर। इसका सही आंसर लिख लेना, PQ के समांतर सरल रेखा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? PQ के समांतर सरल रेखा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 35 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि चलती हुई साइकिल को सरलता से संतुलित किया जा सकता है, यह किसके संरक्षण के नियम से स्पष्ट किया जा सकता है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो बंगलोर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग। इसका सही आंसर क्या लिख लेना? इसका सही आंसर आ जाएगा कोणीय संवेग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोणीय संवेग हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 35 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या होता है? यानी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ नागपुर के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी गुरुत्वीय स्थिरांक जो जी का होता है, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। यह इसका क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके आर्मी एनएक एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 37 आता है और इसमें पूछा जा रहा है कि स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ आगरा के 2013 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्टील रबड़ से अधिक कठोर है। इसका सही आंसर लिख लेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टील जो होती है, स्टील रबड़ से स्टील रबड़ से अधिक कठोर है। स्टील रबड़ से अधिक कठोर है। इसका सही आंसर लिख लेना। स्टील है, रबड़ से अधिक क्या हो जाएगी? अधिक कठोर हो जाएगी। यानी कि स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि जो स्टील है वो रबड़ से अधिक कठोर होती है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 38 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ आसाम के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो तेल होता है, तेल का पृष्ठ तनाव होता है, जो तेल का क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है, वह क्या होता है? वह होता है अधिक होता है। तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण वह फैल जाती है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 39 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मालूम की जा सकती है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ अमेठी के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर लिख लेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोनार हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मालूम की जा सकती है? तो सोनार के द्वारा मालूम की जा सकती है। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 40 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि चमगादड़ों में क्या पाया जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ बनारस के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना पराश्रव्य ध्वनि यंत्र। इसका सही आंसर क्या लिख लेंगे? पराश्रव्य। इसका सही आंसर लिख लेना पराश्रव्य ध्वनि यंत्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पराश्रव्य ध्वनि यंत्र। पराश्रव्य ध्वनि यंत्र यानी चमगादड़ों में क्या पाया जाता है? चमगादड़ों में पाया जाता है पराश्रव्य ध्वनि यंत्र पाया जाता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 41 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? यानी ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? सबसे अधिक किसमें होता है? वह अधिक होता है इस्पात में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस्पात हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 42 आता है और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जो प्राणी अपनी आंखों के रूप में ध्वनि का उपयोग करते हैं, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ भोपाल के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा चमगादड़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना चमगादड़ हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो प्राणी अपनी आंखों के रूप में ध्वनि का उपयोग करते हैं वो कौन होते हैं? वो चमगादड़ कहलाते हैं, चमगादड़ होते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 43 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि दूरदर्शन के ध्वनि संकेत होते हैं, और यह क्वेश्चन हमारा यार जबलपुर के 2013 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति मॉड्यूलेट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप लिख लेना आवृत्ति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति। और इसके बाद मॉड्यूलेट। इसके बाद क्या हो जाएगा? मॉड्यूलित। यानी कि दूरदर्शन के ध्वनि संकेत होते हैं, कैसे होते हैं? वो आवृत्ति मॉड्यूलेट होते हैं, आवृत्ति मॉड्यूलेट होते हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 44 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि निमज्जित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ अहमदनगर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों जो ये सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन आपके कई बार आपके आर्मी एनएक एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सोनार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सोनार हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निमज्जित वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 45 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो कोल्हापुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना निर्वात। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? तो यह निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 46 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि शोर को किससे मापा जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो ग्वालियर के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। इसका सही आंसर लिख लेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि शोर को किससे मापा जाता है? शोर किससे मापा जाता है? वो डेसिबल से इसको मापा जाता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 47 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 20,000 किलोहर्ट्ज के ऊपर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना। कितना हो जाएगा? 20,000 किलो हर्ट्ज के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? वह होती है 20,000 किलो हर्ट्ज। 20,000 किलो हर्ट्ज के ऊपर होती है। कितनी होती है? 20,000 किलो हर्ट्ज के ऊपर होती है। दोस्तों ये कई बार आपकी आर्मी एनएक एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ चुका है। यह भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 48 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो बंगलोर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा आवृत्ति हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 49 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि शिकार पर भक्षियों या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? और यह क्वेश्चन हमारा यारो आसाम के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि निर्धारण। इसका सही आंसर लिख लेना। क्या हो जाएगा? ध्वनि। इसका सही आंसर लिख लेना। क्या हो जाएगा? प्रतिध्वनि निर्धारण।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिध्वनि निर्धारण हमारा बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 50 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ध्वनि की न्यूनतम तीव्रता जो एक सामान्य मानव कान पहचान सकता है, व्यक्त की जाती है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कितना? 10 डेसिबल के रूप में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 डेसिबल के रूप में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 डेसिबल के रूप में हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि ध्वनि की न्यूनतम तीव्रता जो एक सामान्य कान मानव कान पहचान सकता है, व्यक्त की जा सकती है, किससे व्यक्त की जाती है? वह 10 डेसिमल के रूप में व्यक्त की जा सकती है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको कई बार आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 51 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ आगरा के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना कि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 52 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ध्वनि तरंगे का सबसे अधिकतम वेग किसमें होता है? ध्वनि तरंग का सबसे अधिकतम वेग किसमें होता है? और यह क्वेश्चन हमारा आया था एआरओ रांची के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ठोस में हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ध्वनि तरंग का सबसे अधिकतम वेग किसमें होता है? वह होता है ठोस में, सबसे अधिकतम वेग इसका होता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 53 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ नागपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रव्य ध्वनियाँ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना आप, श्रव्य ध्वनियाँ हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? क्या बोला जाता है? उसे श्रव्य ध्वनियाँ बोला जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 54 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ अमेठी के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? यानी 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य क्या होता है? आवृत्ति सीमा तक इसकी ध्वनि का अनुभव होता है। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 55 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य की ध्वनि की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है? और यह क्वेश्चन एआरओ सिलचर के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन लगभग वैसे ही आपको देखने को मिल जाते हैं, बस इनका जो लैंग्वेज होता है उसी को थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 70 से लेके 85 डेसिबल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी मनुष्य की ध्वनि की समान एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है? वह 70 और 85 के डेसिबल होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 70 और 85 डेसिबल होती है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 56 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ दानापुर के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सोनोमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, सोनोमीटर हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोनोमीटर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कंपनशील रज्जु का व्यवहार को अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग होता है? वह सोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 57 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा क्या है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे 40 से लेके 45 डेसिबल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 40 से लेके 45 डेसिबल हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा कितनी है? वह हो है 40 से 45 डेसिबल है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 58 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से तापक्रम पर सभी आणविक गतियां रुक जाती हैं? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ कोल्हापुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? परम शून्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परम शून्य हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कौन से तापक्रम पर सभी आणविक गतियां रुक जाती हैं? परम शून्य हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 59 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मीट के मकान ग्रीस में ठंडे
और शीतकाल में अधिक गर्म होने का क्या कारण होता है? और यह क्वेश्चन हमारा यार बंगलौर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर लिख लेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल वाष्पन से गर्मियों में ठंडक और छिद्रों में आने वाले धूप के कारण सर्दियों में क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या लिख लेंगे? यानी जल वाष्पन में गर्मियों में ठंडक और छिद्रों में आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाती है। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 60 आता है और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ऊनी कपड़े सर्दी में शरीर की रक्षा करते हैं क्योंकि? और यह क्वेश्चन हमारा एआर आगरा के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वे क्या होते हैं? ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऊष्मा के क्या हो जाएंगे? कुचालक होते हैं। ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऊनी कपड़े सर्दी में शरीर की रक्षा करते हैं। क्यों रक्षा करते हैं? वह ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 61 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? और यह क्वेश्चन एआरओ ग्वालियर के 2014 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पहले घटने के बाद वृद्धि होने लगती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना। इसका सही आंसर क्या होगा? पहले घटने के बाद फिर क्या हो जाएगा? वृद्धि होने लगती है। पहले घटने के बाद वृद्धि होने लगती है। वृद्धि होने लगती है। यानी पानी के किसी द्रव्यमान का 0 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पे इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन क्या होता है? पहले तो घटता है, उसके बाद क्या होता है? वृद्धि होने लगती है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 62 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सफल विधि किस स्थिति में होती है? और यह क्वेश्चन हमारा यार दिल्ली कैंट के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना। कम तापमान और उच्च दाब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कम तापमान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कम तापमान और उच्च। इसका सही आंसर लिख लेना। और उच्च दाब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कम तापमान और उच्च दाब हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सफल विधि किस स्थिति में होती है? वह होती है कम तापमान हो और दाब क्या हो? उच्च हो। वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 63 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? और यह क्वेश्चन एआरओ भोपाल के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोथर्म। इसका सही आंसर क्या लिख लेंगे? इसका सही आंसर लिख लेना आइसोथर्म हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आइसोथर्म हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? वह क्या कहलाएगी? वह आइसोथर्म कहलाएगी। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 64 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर में शक्ति किस प्रकार होता है? और यह क्वेश्चन एआरओ लखनऊ के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर लिख लेना वाष्पशील। इसका सही आंसर लिख लेना वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। द्रव के वाष्पन द्वारा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी रेफ्रिजरेटर में शक्ति किस प्रकार होती है? वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 65 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि। और यह क्वेश्चन हमारा यारो कोल्हापुर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर लिख लेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्द्रता जो है 100% हो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो आर्द्रता हो कितनी हो? 100% हो। यानी जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि आर्द्रता 100% होगी, तो जो हमारा जल होता है वह वाष्पीकृत नहीं होता। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 66 आता है और इसमें हमसे पूछा गया कि किस धातु का गलनांक सबसे कम है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो बंगलोर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना पारद हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किस धातु का गलनांक सबसे कम है? किसका गलनांक सबसे कम होता है? वो पारद का गलनांक जो होता है सबसे कम होता है। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 67 आता है और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो अहमदनगर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न वायुमंडलीय दाब। इसका सही आंसर लिख लेना। क्या हो जाएगा? निम्न निम्न वायुमंडलीय दाब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्न वायुमंडलीय दाब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्न वायुमंडलीय दाब हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जल का क्वथनांक उच्च तुंगता के किस कारण से घट जाता है? तो ये निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण क्या होता है? वह घट जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 68 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जयपुर के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडल के विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन के कारण। यानी आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? वायुमंडल के विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण वो टिमटिमाते हुए प्रदर्शित होते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 69 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ मेरठ के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, अवरक्त हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी वायुमंडल के ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरण को अवशोषण किया जाता है? किस प्रकार अवशोषण किया जाता है? वह अवरक्त के द्वारा अवशोषण किया जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 70 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में, प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। यानी सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? वो प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में चलता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके आर्मी एनएक एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 71 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहां पर फोकस होगा? और यह क्वेश्चन हमारा यार जयपुर के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर लिख लेना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दृष्टि पटल के सामने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना दृष्टि पटल। इसका सही आंसर लिख लेना दृष्टि पटल के सामने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दृष्टि पटल के सामने हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है और इस कारण समानता दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उसकी आंखों पर कहाँ बनता है? कहाँ पर बनता है? वह बनता है दृष्टि पटल के सामने उसका प्रतिबिंब बनता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 72 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जाली दस्तावेजों को पता मुख्यतः किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ गुवाहाटी के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों के द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना पराबैंगनी। इसका सही आंसर लिख लेना पराबैंगनी किरणों के कारण से पता लगाया जाता है। यानी जाली दस्तावेज को पता मुख्यतः किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? वह पराबैंगनी किरणों के द्वारा लगाया जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 73 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निलंबित जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है क्योंकि? और यह क्वेश्चन हमारा यारो नागपुर के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिज्मो। इसका सही आंसर लिख लेना, यही आपको ऑप्शन वहां पे देखने को मिल जाएगा। यानी प्रिज्मो का काम करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रिज्मो का काम करते हैं। यानी निलंबित जल अणुओं के कारण, यानी किसके कारण? जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? वह जो हमारे जल अणु होते हैं ये प्रिज्मों का काम करते हैं। इस कारण से क्या होता है? हमारा इंद्रधनुष दिखाई देता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 74 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सीडी रोम डिस्क को पढ़ने में मुख्यतः किसकी जरूरत हो पड़ती है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लेसर किरणें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेसर किरणें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना लेसर किरणें। यानी सीडी रोम डिस्क को पढ़ने में मुख्यतः किसकी जरूरत होती है? किसकी जरूरत होती है? वह लेसर किरणों की जरूरत पड़ती है। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 75 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ भोपाल के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, क्योंकि क्योंकि माध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है। इसमें क्या हो? इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि माध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि माध्य, इसका सही आंसर लिख लेना माध्यम में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माध्यम में निम्न प्रकीर्णन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माध्यम में निम्न प्रकीर्णन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह इसलिए किया जाता है कि वो माध्यम में निम्न प्रकीर्णन के कारण से होता है, क्योंकि यह लाइट में बहुत दूर तक दिखाई पड़ती है और इसमें बीच में अवरोध नहीं पड़ता है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 76 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो नागपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना अवरक्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर अवरक्त हो जाएगा। यानी सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? कौन गर्म करता है? वह अवरक्त इसे गर्म करता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 77 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या होता है? और यह क्वेश्चन यारो कोल्हापुर के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश प्रकीर्णन।
यानी आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या होता है? वह होता है प्रकाश प्रकीर्णन के कारण वह क्या होता है? नीला दिखाई देता है। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 78 आता है और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश को भिन्न-भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जालंधर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिज्म। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा प्रिज्म हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी श्वेत प्रकाश को भिन्न-भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 79 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है? यानी तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ ऊधम सिंह के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी तारों का टिमटिमाने का कारण क्या होता है? यह होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होता है तारे हमारे टिमटिमाते हुए प्रदर्शित होते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 80 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि मानव की आँख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ गया के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के प्रयोग से। किसके प्रयोग से? अवतल लेंस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। किससे ठीक किया जा सकता है? वह अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 81 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्रोमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना स्पेक्ट्रोमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पेक्ट्रोमीटर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रकाश के परिक्षेपण को अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 82 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जल से भरा तालाब कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ मेरठ के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना अपवर्तन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अपवर्तन हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जल से भरा तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? वह अपवर्तन की घटना होती है। दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके आर्मी एनएक एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जब भी आपका आर्मी एनएक एग्जाम लगता है, ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करके एग्जाम देने जाना है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 83 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है ज़ूम लेंस क्या होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जबलपुर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी ज़ूम लेंस क्या होता है? ज़ूम लेंस क्या होता है? यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा परिवर्ती। इसका सही आंसर लिख लेना परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी ज़ूम लेंस क्या होता है? ज़ूम लेंस एक क्या होता है? यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 84 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि मरीचिका बनने का क्या कारण होता है? यानी मरीचिका बनने का कारण क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वायु का परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 85 आता है। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिसिक हो क्या कहलाती है? और यह क्वेश्चन हमारा यार गुवाहाटी के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना लेजर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेजर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिसिक है क्या कहलाती है? वह क्या कहलाती है? वह लेजर कहलाती है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 86 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ नागपुर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? यह निर्भर करती है आपतन कोण पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? यह निर्भर करती है आपतन कोण पर। आपतन कोण पर। आपतन कोण पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आपतन कोण पर निर्भर करती है। यानी परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगी? वह आपतन कोण पर निर्भर करती है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 87 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पारदर्शी जल के भीतर पड़ी हुई किसी मछली को दूर से शूट करना कठिन है, इसका कारण क्या होता है? इसका और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जयपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पारदर्शी जल के भीतर पड़ी हुई किसी मछली को दूर से शूट करना कठिन है, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है अपवर्तन, इसका कारण होता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 88 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना उत्तल लेंस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? यह क्या होता है? यह उत्तल लेंस होता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन 89 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जबलपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे ये क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। क्यों सही होते हैं? ये इसलिए सही होते हैं क्योंकि जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। इसे क्या कर देते हैं? इसे ये क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। इसे क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। यानी काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? शीतल क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं क्योंकि क्या होता है, जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे ये क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 90 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? यानी फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से हो जाएंगे? वह हो जाता है लाल, नीला, हरा। वह कौन सा हो जाता है? वह हो जाता है, एक लाल होता है और एक क्या होता है? नीला होता है और क्या होता है? हरा होता है। और क्या होता है? हरा होता है। यानी फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला, हरा, ये मुख्य रंग इस पे हो जाते हैं। और तुम्हारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 91 आता है। और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वाहनों के अग्रदीपों यानी जो हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ गुवाहाटी के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना अवतल दर्पण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वाहनों के अग्रदीपों यानी जो हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वहां पे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 92 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारा जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जयपुर के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कांच से जल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कांच से जल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कांच से जल हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारा जाता है? वह कांच से जल में गुजारा जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 93 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित करता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ कोल्हापुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सभी तरंग दैर्ध्य को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना सभी तरंग दैर्ध्य को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी तरंग दैर्ध्य को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी तरंग दैर्ध्य को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी तरंग दैर्ध्य को हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करता है? किसकी विकिरण को अवशोषित करता है? यह सभी तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 94 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि प्रकाशिकी तंत्र किस परिघटना पर आधारित है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ भोपाल के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सही आंसर लिख लेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रकाशिकी तंत्र किस परिघटना पर आधारित होती है? किस परिघटना पर आधारित होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर आधारित होती है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 95 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना कहलाती है। और यह क्वेश्चन हमारा यार जयपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या कहलाती है? वह क्या कहलाती है? वह प्रकीर्णन कहलाती है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 96 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि लेंस किससे बनता है? यानी लेंस होता है वह किससे बनता है? लेंस किससे बनता है? यह बनता है फ्लिंट कांच से। यह किससे बनता है? यह बस बनता है किससे? फ्लिंट कांच से बनता है। यह किससे बनता है? यह फ्लिंट कांच से। किससे बनता है? यह फ्लिंट कांच से बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लिंट कांच हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लेंस किससे बनता है? लेंस बनता है फ्लिंट कांच से बनता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एनएक एग्जाम बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 97 आता है। और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ अहमदनगर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
अवतल दर्पण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? वह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 98 आता है और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है? प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। यह क्वेश्चन हमारा एआरओ नागपुर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आया ना, ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। यानी कि 4 ऑप्शन आपके दिए गए होंगे, वहाँ पे 3 मान लो अपवर्तन नियम का पालन कर रहे होंगे और 1 अपवर्तन नियम का पालन नहीं कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों जो ये एआरओ नागपुर में क्वेश्चन आया था ना, उसमें जो हमारा सही आंसर किया गया था, उसमें जो हमारा ये ऑप्शन 1 दिया गया था, जिसका हम आंसर करा रहे हैं, यानी उसमें एक ऑप्शन था कि सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। ये ऑप्शन बिल्कुल सही किया गया था, क्योंकि यह क्या होता है, ये अपवर्तन का परिणाम नहीं होता है। यानी सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना अपवर्तन का परिणाम नहीं होता। यह ऑप्शन वहां पे बिल्कुल सही किया गया था। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 99 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जालंधर के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ होता है, तब क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी जब प्रकाश क्या होती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर और आपतन कोण जो होता है क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तब क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 100 आता है और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्याकित किया जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जयपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, उपरयुक्त। इसका सही आंसर लिख लेना, उपरयुक्त तरंग दैर्ध्य। इसका सही आंसर लिख लेना, उपरयुक्त तरंग दैर्ध्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश। उपरयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश। प्रकाश क्या हो? उस पर गिरे। प्रकाश क्या हो? उस पर गिरे। प्रकाश क्या हो? उस पर गिरे। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्याकित किया जाता है? कब किया जाता है? जब उपरयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरता है तो। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 101 आता है और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि डायोप्टर किसकी इकाई है? ये जो हमारी डायोप्टर होती है, ये किसकी इकाई होती है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ झुंझुनू के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लेंस की क्षमता। इसका सही आंसर लिख लेना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेंस की क्षमता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेंस की क्षमता हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी डायोप्टर किसकी इकाई होती है? लेंस की क्षमता की इकाई होती है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 102 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जबलपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विकिरण की कण की प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? यह की जाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव से की जाती है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 103 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि 60 अंश के आपतन कोण पर सपाट दर्पण पर आपतित किरण के लिए विचलन कोण कितने डिग्री का होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ गया के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, 120 डिग्री। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा? मान लो एक किरण ऐसे, मान लो कोई डिग्री हमारी बनती है 60 डिग्री हो गई और टोटल ये हमारा होता है कितना? टोटल हमारा 180 डिग्री होता है। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 104 आता है और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य का अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगे वास्तविक आकार की दिखाई देती हैं। दर्पण के अंशों का शेप यानी उसका जो आकार होता है कैसा होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ भोपाल के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल एवं समतल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसका आकार कैसा हो जाएगा? आकार कैसा हो जाएगा? इसका आकार हो जाएगा उत्तल एवं समतल। इसका आकार क्या हो जाएगा? उत्तल एवं समतल आकार हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल एवं समतल आकार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल एवं समतल आकार हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 105 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि फोटान किसकी मूलभूत इकाई होती है? यानी फोटान किसकी मूलभूत इकाई होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, प्रकाश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश। यानी फोटान किसकी मूलभूत इकाई होती है? किसकी मूलभूत इकाई होती है? वो प्रकाश की मूलभूत इकाई होती है।
और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 106 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मानवीय आँख की अधिकतम सुग्राहिता किस क्षेत्र में होती है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जयपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हरित क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हरित क्षेत्र, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी मानवीय आँख की अधिकतम सुग्राहिता किस क्षेत्र में होती है? किस क्षेत्र में होती है? हरित क्षेत्र में होती है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 107 आता है, और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिर की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जिसे हम किसमें देख सकते हैं? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ कोल्हापुर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना आप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप लिखना उत्सर्जन। उत्सर्जन, इसका सही आंसर लिख लेना उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। इसका सही आंसर लिख लेना उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 108 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो लखनऊ के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 109 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ गुवाहाटी के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तात्कालिक प्रक्रिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना तात्कालिक प्रक्रिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तात्कालिक प्रक्रिया, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तात्कालिक प्रक्रिया। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? यह क्या होता है? तात्कालिक प्रक्रिया होता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 110 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सौर ऊर्जा का स्रोत है। और यह क्वेश्चन हमारा यार बंगलोर के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सौर ऊर्जा का स्रोत कौन क्या होता है? इसका स्रोत होता है नाभिकीय संलयन, इसका स्रोत होता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 111 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जयपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना प्रकीर्णन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? यह होता है प्रकीर्णन के कारण से होता है। और अगला क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 112 आता है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? और यह क्वेश्चन हमारा यारो भोपाल के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सवेल। इसका सही आंसर क्या लिख लेना? इसका सही आंसर लिख लेना मैक्सवेल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सवेल, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? यह खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने इसकी खोज की थी। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 113 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो नागपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा कैमरा, हमारा बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। यानी दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत हो जाएगा? यह कैमरा के पीछे का सिद्धांत हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 114 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? और यह क्वेश्चन हमारा यार जबलपुर के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन। इसका कारण क्या हो जाएगा? लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन। यही आंसर हमारा लिख लेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? जो आकाश का होता है रंग होता है, वो हमें कैसा दिखाई देता है? नीला रंग दिखाई देता है वहां पे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 115 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि फोटान की कण बनने की प्रकृति किस पर टिकी होती है? और यह क्वेश्चन यारो दानापुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना प्रकाश विद्युत प्रभाव, हमारा बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। यानी फोटान की कण बनने की प्रकृति किस पर टिकी होती है? यह प्रकाश विद्युत प्रभाव पर टिकी होती है। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 116 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? और यह क्वेश्चन हमारा यारो झुंझुनू के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा काला।
वह कैसा दिखाई देगा? वह काला दिखाई देगा। यानी हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा? वह काला दिखाई देगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 117 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश की घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? और यह क्वेश्चन यार अमेठी के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना परिक्षेपण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना परिक्षेपण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परिक्षेपण हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी श्वेत प्रकाश की घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? वह परिक्षेपण के कारण से होता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 118 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ आगरा के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन से क्या होता है? इंद्रधनुष की रचना होती है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 119 आता है और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों से चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जयपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना परिक्षेपण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा परिक्षेपण हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परिक्षेपण। यानी बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? यह होता है परिक्षेपण के कारण से होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिल चुका है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 120 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परिवर्तित न करने वाली वस्तु दिखाई देती है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ नागपुर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा काली। इसका सही आंसर कैसी दिखाई देगी? वह काली दिखाई देगी। यानी कैसी दिखाई देगी? वह दिखाई देगी काली। कैसी दिखाई देगी? काली। सभी रंगों को सोख लेने और किसी भी परिवर्तित न करने वाली वस्तु दिखाई देती, कैसी दिखाई पड़ेगी? काली दिखाई पड़ती है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 121 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? दोस्तों ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आर्मी एनएक एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। बस थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट क्या होता है, लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। जैसे कि मैंने अब इसके पहले क्वेश्चन आपको कराया था, उसमें पूछा गया था इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? और उसका आंसर सही हुआ था जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से। और इसमें क्या पूछ रहा है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इसमें पूछ रहा है किस कारण से बनता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना प्रकीर्णन और अपवर्तन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन प्रकीर्णन और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन और अपवर्तन। और अपवर्तन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन और अपवर्तन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 122 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से युक्ति द्वारा एकांतर धारा की ओल्डता को कम या अधिक कर सकते हैं? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जबलपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होता है ट्रांसफार्मर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ट्रांसफार्मर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कौन सी युक्ति द्वारा एकांतर धारा की ओल्डता को कम या अधिक कर सकते हैं? किसके द्वारा कर सकते हैं? ट्रांसफार्मर के द्वारा इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 123 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? और यह क्वेश्चन एआरओ गुवाहाटी के 2013 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? एनोड में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 124 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है अभ्रक विद्युत का कैसा चालक है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जयपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना कुचालक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुचालक हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अभ्रक विद्युत का कैसा चालक है? कैसा चालक हो जाएगा? यह कुचालक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 125 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन-सा ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला अधातु है? और यह क्वेश्चन एआरओ लखनऊ के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके आर्मी एनएक एग्जाम में रिपीट हो चुका है। यानी कौन-सा ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला अधातु है, कौन-सा हो जाएगा? वह हो जाएगा ग्रेफाइट। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 126 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ भोपाल के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसकी सही आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। इसका सही आंसर लिख लेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा में। यानी फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 127 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ कोल्हापुर के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका सही आंसर लिख लेना, क्या हो जाएगा? प्रकाश ऊर्जा को, इसका सही आंसर लिख लेना, प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलता है? यह बदलता है विद्युत ऊर्जा में। किसमें बदल देता है? यह बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यानी प्रकाश विद्युत सेल किसमें बदलता है? यह बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 128 आता है, इसमें पूछा जा रहा था तड़ित चालक किससे बनता है? यानी तड़ित चालक किससे बनता है? और यह क्वेश्चन आया था एआरओ अहमदनगर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तांबा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी तड़ित चालक किससे बनता है? तड़ित चालक किससे बनता है? यह बनता है तांबा से बनता है। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 129 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि वह, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ भोपाल के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वल्प आयनित होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, स्वल्प आयनित होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वल्प आयनित होता है। यानी शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि वह क्या होता है? वह स्वल्प आयनित होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा स्वल्प आयनित होता है। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 130 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? और यह क्वेश्चन हमारा यार बंगलोर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, टंगस्टन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? किससे बना होता है? यह टंगस्टन से बना होता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 131 आता है, और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एमसीवी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, एक काम करता है, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जालंधर के 2013 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा धारा के तापन प्रभाव पर। इसका सही आंसर लिख लेना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा के तापन प्रभाव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा के तापन प्रभाव। इसका सही आंसर लिख लें, धारा के तापन प्रभाव, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एमसीवी जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, यह काम करता है, किस पे काम करता है? ये धारा के तापन प्रभाव पे कार्य करता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपकी आर्मी एनएक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 132 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ दानापुर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दृश्य प्रकाश के रूप में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, क्या हो जाएगा? दृश्य प्रकाश के रूप में। दृश्य प्रकाश के रूप में, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दृश्य प्रकाश के। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 133 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत का कुचालक नहीं होता है, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ अहमदनगर के 2017 में क्या-क्या दिया जा रहा है, इससे इसमें पूछा जा रहा है विद्युत का सुचालक नहीं होता है। अब वहाँ पे ऐसे ऑप्शन दिए गए होंगे कि वहाँ पे 3 क्या होंगे? 3 में सुचालक होंगे, 1 कुचालक होगा, वही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था, वहाँ पे जो आपका सही आंसर किया गया था, वहाँ पे किया गया था ग्रेफाइट को। वहाँ पे किसको सही आंसर किया गया था? वहाँ पे किया गया था ग्रेफाइट को सही आंसर किया गया था। यानी विद्युत का सुचालक नहीं है, जो हमारा ग्रेफाइट होता है, ये विद्युत क्या होता है? कुचालक होता है, इसलिए हमारा ग्रेफाइट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कौन से ऑप्शन वहाँ पे आपके दिए जा रहे हैं। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 134 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि चालक का होता है, और यह क्वेश्चन यार बंगलोर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? दाब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दाब, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी चालक का जो विद्युत प्रतिरोध होता है, किससे स्वतंत्र होता है? ये किससे स्वतंत्र होता है? इस पे दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ये दाब से स्वतंत्र होता है। हमारा दाब हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 135 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जब जर्मेनियम जाली से आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं, तो वह क्या बन जाता है? यानी जब जर्मेनियम जाली से आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं, तो वह क्या बन जाता है? वह क्या बन जाता है? उसका सही आंसर लिख लेना, क्या बन जाएगा? बाह्य, ये क्या बन जाएगा? बाह्य सेमीकंडक्टर। वह क्या बन जाएगा? बाह्य सेमीकंडक्टर। क्या बन जाता है? बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 136 आता है, और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जबलपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। इसका सही आंसर लिख लेना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेक्टिफायर, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेक्टिफायर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदलते हैं? रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 137 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मोबाइल में प्रयुक्त होने वाली बैटरी होती है, और यह क्वेश्चन हमारा यार गया के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीयक बैटरियां। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिखना हमारा क्या हो जाएगा? द्वितीयक। इसका सही आंसर लिखना द्वितीयक बैटरियां। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक बैटरियां हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मोबाइल में प्रयुक्त होने वाली बैटरियां कैसी होती है? वह होती हैं द्वितीयक बैटरियां होती हैं। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 138 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि ओम का नियम किसके बारे में सही है? ओम का नियम किसके बारे में सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चालक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चालक हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ओम का नियम किसके बारे में सही है? किसके बारे में सही हो जाएगा? यह चालक के बारे में बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 139 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि धारा का वहन करते समय सुचालक कैसा होता है? धारा का वहन करते समय सुचालक कैसा होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जयपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना ऋणात्मक आवेशित। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना ऋणात्मक आवेशित। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक आवेशित हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक आवेशित हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 140 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है जो फैराड होता है किसका एकक है? यानी किसकी यूनिट होती है? तो जो हमारी फैराड होती है किसकी यूनिट होती है? यह होती है धारिता की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है? धारिता की यूनिट होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धारिता हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 141 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि डायनामो इसे परिवर्तित करता है, यानी जो तो डायनामो इसे परिवर्तित करता है। डायनामो क्या करता है? यह करता है जो हमारा यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर देता है? यह परिवर्तित कर देता है विद्युत ऊर्जा में। यानी जो हमारा डायनामो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 145 आता है। बीच में क्या हो रहा है कि 4 क्वेश्चन शायद स्किप हो गए हैं, मैं बाद में आपको करा दूंगा। जो 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो अलग वीडियो में लाके उसे करा दूंगा। और इसमें हमारा जो 145 नंबर आता है ना, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक फ्यूज तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ अहमदनगर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना हो जाएगा उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यून गलनांक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना उच्च प्रतिरोधकता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उच्च प्रतिरोधकता। इसका सही आंसर लिख लेना प्रतिरोधकता और न्यूनतम गलनांक। और क्या हो जाएगा? न्यूनतम। और क्या हो जाएगा? न्यूनतम गलनांक। और क्या हो जाएगा? न्यूनतम गलनांक हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एक फ्यूज की तार के इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है, उसका जो उच्च प्रतिरोधकता होती है और न्यूनतम क्या होता है? गलनांक होता है। इससे इसे पहचाना जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 146 आता है। और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है, यानी गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है। और यह क्वेश्चन एआरओ गुवाहाटी के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना चुंबकीय क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 147 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि यदि कोई दंड चुंबक को 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े का ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जयपुर के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यथावत रहेगा, यानी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसा रहेगा? वह रहेगा यथावत रहेगा। कैसा रहेगा? यथावत रहेगा, यानी उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी यदि कोई दंड चुंबक को 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी यथावत रहता है, जैसा था वो वैसा ही रहेगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 148 आता है। और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ गया के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना। इसका सही आंसर हो जाएगा समांतर लाइनों में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना समांतर लाइनों में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समांतर लाइनों में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिखा समांतर लाइनों में। यानी समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? यह दर्शाया जाता है समांतर लाइनों के द्वारा इसे दर्शाया जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 149 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किसी स्थान पर चुंबकीय यामुत्तर और भौगोलिक यामुत्तर के बीच का कोण कैसा होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अक्षांश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षांश हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कैसा होता है? बीज कोण कैसा होता है? वह होता है अक्षांश होता है। कैसा कोण होता है? वह अक्षांश कोण होता है।
और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 150 आता है और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है कि लेज़र विकिरणों को किस प्रकार का पुंज होता है? यानी लेज़र विकिरणों का किस प्रकार का पुंज होता है या किस प्रकार का पुंज होता है? यह संगत तथा एकवर्णी पुंज होता है। कैसा पुंज होता है? यह होता है संगत तथा एकवर्णी। कैसा पुंज होता है? संगत तथा एकवर्णी। संगत तथा एकवर्णी पुंज होता है। कैसा पुंज होता है? संगत तथा एकवर्णी पुंज होता है। यानी लेज़र विकिरण का किस प्रकार का पुंज होता है? किस प्रकार का पुंज होता है? यह संगत तथा एकवर्णी पुंज होता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 150 ऐसे क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो कि आपके आर्मी एनएक्स एग्जाम पहले भी आ चुके हैं और जो आपका आर्मी एनएक्स एग्जाम लगा हुआ है वहाँ पे आने की पूरी संभावना है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन याद करके जाना, वहाँ पे आप एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करना ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।